स्वागत है आपका इस सीरीज के तीसरे वीडियो में। अक्सर सुनने को मिलता है कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर और एटॉमिक स्केल से लेकर कॉस्मिक स्केल तक सभी चीजों में कुछ न कुछ बदलाव हर पल हो रहा है। अगर हमारे ब्रह्मांड के चीजों की प्रॉपर्टीज में बदलाव नहीं होते तो शायद ये कोई बोरिंग सी एक प्लेस होती, बट ऐसा नहीं है। रात को आसमान में जो सितारे हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर हमें ऐसा एहसास होता है कि लाइफ में सभी चीजें बदल जाए, पर उन सितारों में कुछ बदलाव नहीं आएगा। वो भी धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं और एक दिन ब्लैक होल का रूप ले लेंगे। यूनिवर्स में कुछ भी स्टैटिक नहीं है। हर पल हमारा ब्रह्मांड भी अपने आकार को रोशनी की गति से भी ज्यादा तेजी से बड़ा कर रहा है। और आज हम यूनिवर्स के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसकी शुरुआत साल 1924 में एडविन हबल के एक ऑब्जर्वेशन के साथ हुई थी। इस ऑब्जर्वेशन के कुछ सालों बाद हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और ये हमारे कॉस्मोलॉजी फील्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। इसी सिलसिले में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन 1921 में हबल ने किया था और उनके ऑब्जर्वेशंस ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन ये आइडिया लोगों के लिए बहुत नया था, इसीलिए कई लोगों को इस पर जरा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि साइंस में जब भी कोई नया आइडिया आता है तो सबसे पहला काम जो साइंटिफिक सोसाइटी करती है वो होता है उस थियरी में प्रॉब्लम्स को ढूंढना। और इस घटना के लगभग 9 साल बाद 1930 में पता चला कि ये एक्सपेंशन समय के साथ रफ्तार में बढ़ती जा रही है और इसने इवन ग्रेविटी को मात दे दी है। इन दो डिस्कवरी ने कॉस्मोलॉजी की पूरी काया ही पलट के रख दी और अब चारों ओर सिर्फ यही सवाल का डंका बज रहा था कि यूनिवर्स आखिर एक्सपैंड क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या है और क्या यूनिवर्स किसी चीज के अंदर एक्सपैंड कर रहा है। क्या यूनिवर्स का एक्सपेंशन इस बात का सबूत है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी एक दुनिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या हम इस एक्सपेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, 1924 तक ये बात साफ हो चुकी थी कि एक बड़े स्तर पर ब्रह्मांड अधिकतर एम्प्टी और यूनिफॉर्म है, और इसे साबित करने के लिए एडविन हबल ने हमारे गैलेक्सी से दूर दूर के दूसरे नेबुले और दूसरे गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और साथ में अर्थ से उनकी दूरी को मेजर करना भी। इस गोल को हासिल करने के लिए हबल ने लाइट की एक खास प्रॉपर्टी का उपयोग किया जो इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से मशहूर है। इस लॉ के मुताबिक जब भी हम किसी अंधेरे कमरे में लाइट को ऑन करते हैं तो बल्ब से जो लाइट निकलती है वो एक स्फीरिकल शेल के रूप में ट्रैवल करती है और इस वजह से लाइट के ब्राइटनेस में धीरे धीरे डिफरेंस आने लगता है। यही कारण है कि अगर आपका दोस्त मून पर चला जाए और अपना फ्लैश लाइट जलाता है तो प्रोबेबली चांसेस है कि आप अपने फ्रेंड की स्पॉटलाइट को नहीं देख पाओगे, क्योंकि उस लाइट की ब्राइटनेस इतनी कम होगी कि हमारी आंखें उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी। और फ्रेंड्स, इसी लॉ की मदद से हम किसी भी दूसरे लाइट सोर्सेस की दूरी को मेजर कर सकते हैं। बस साथ में एक कंडीशन है, हमें लाइट सोर्स की ओरिजिनल ब्राइटनेस का पता होना चाहिए। सितारों की असली ब्राइटनेस उनके टाइप पर निर्भर करती है और इसीलिए अगर किसी तरह से हमें ये पता चल जाता है कि ओरिजिनली स्टार की ब्राइटनेस क्या थी तो हम उनकी दूरी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी सटीकता से। और फ्रेंड्स, यही काम आता है दी लाइट स्पेक्ट्रम। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। लाइट की फ्रीक्वेंसी में कभी भी कोई चेंज नहीं होता और इसीलिए जब हम उन्हें फ्रीक्वेंसी वाइज अरेंज करते हैं तो वो एक पैटर्न जनरेट करता है और इसी पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हर कलर की लाइट का इस स्पेक्ट्रम में एक खास स्थान होता है। स्पेक्ट्रम का विज्ञान में बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि सितारों में ऊर्जा का निर्माण न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। इसीलिए जब वैज्ञानिक उनके स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं तो एक फिंगरप्रिंट की तरह ये स्पेक्ट्रम सितारों में मौजूद सभी एलिमेंट्स और उनकी मात्रा की जानकारी हमें दे देता है और इसी तरह से हम स्पेक्ट्रम के जरिए उनके टाइप के बारे में भी पता लगा पाते हैं। फिर अपने डेटाबेस में मौजूद स्टार्स की इंफॉर्मेशन का उपयोग करके हम सितारों की असली ब्राइटनेस का पता लगा लेते हैं। जब एडविन हबल ये सब कुछ कर रहे थे तो उस वक्त लोगों का मानना था कि गैलेक्सीज यूं ही रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं और उनकी मोशन को स्टडी करने से विज्ञान को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एडविन हबल ने किसी की नहीं सुनी और अपनी रिसर्च को जारी रखा और हबल को अपने रिसर्च में बहुत सारे हैरतअंगेज करने वाली जानकारियां मिली, जिससे आज भी लोग अचंभित हैं। उन्होंने पाया कि हर गैलेक्सी एक खास दिशा में हमसे दूर जा रही है, जो पुराने धारणा के विपरीत था। हबल ने अपने ऑब्जर्वेशंस की मदद से उनके स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया। यूनिवर्स की एक्सपैंड होने की बात उस वक्त काफी नई थी। न्यूटन, एरिस्टोटल, आइंस्टाइन जैसे साइंस की बड़ी हस्तियां का भी यही मानना था कि यूनिवर्स स्टैटिक है और न्यूटन और उनके फॉलोअर्स को ये तो शक हो रहा था कि एक स्टैटिक यूनिवर्स खुद ही अपनी ग्रेविटी की चपेट में आकर सिकुड़ने लगेगा। लेकिन एक्सपेंशन, और वो भी ग्रेविटी के होते हुए, ये बहुत ही वियर्ड था। जाहिर था लोगों ने इस सवाल के जवाब की डिमांड की और लग गए वैज्ञानिक फिर से रिसर्च में। आइंस्टाइन ने जब जनरल रिलेटिविटी बनाई थी तो उनके पास भी एक सुनहरा मौका था कि वो ऐसी भविष्यवाणी कर सके जिसमें हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। बट इसके विपरीत उन्होंने इस प्रेडिक्शन को मिटाने के लिए एक एंटी ग्रेविटी सोर्स, जिसे हम पॉपुलर साइंस में डार्क एनर्जी भी कहते हैं, को अपनी थियरी के साथ जोड़ दिया। और फ्रेंड्स, यही वो चीज है जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन को बढ़ा रही है। एक और ऐसा इंसान था जो
उस वक्त इसके बारे में जानता था, लेकिन आइंस्टाइन की तरह गलती करने के बजाय रशियन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने ये भविष्यवाणी की कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और साथ में फ्रीडमैन ने एक इक्वेशन भी दिया जिसका नाम था द फ्रीडमैन इक्वेशन। 1965 में बेल लैब्स में काम करने वाले दो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन माइक्रोवेव डिटेक्टर के ऊपर साथ काम कर रहे थे, बट ये कमबख्त मशीन एक रैंडम सिग्नल या नॉइस को जाने ही नहीं दे रही थी। साथ में ये नॉइस हर डायरेक्शन से आ रहा था, जिससे उनके रिसर्च में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। ये नॉइस दिन रात सालों भर एक समान इंटेंसिटी में था, जो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हम आउटर स्पेस से आ रहे हैं। इसी दौरान प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे दो फिजिसिस्ट ने इस टॉपिक पर इंटरेस्ट लिया। उन्होंने विल्सन और पेंजियास को जॉर्ज केमॉ की रिसर्च को पढ़ने का सुझाव दिया। केमॉ का मानना था कि अगर आज हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो इसका मतलब जरूर पास्ट में ये बहुत छोटा और हॉट रहा होगा, और इस हीट की ही वजह से यूनिवर्स में मौजूद सभी मैटर थर्मल रेडिएशन रिलीज करने लगेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ओवन में रखे हुए गर्म लोहे के साथ होता देखते हैं। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूनिवर्सल एक्सपेंशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की माइक्रोवेव रीजन में आज भी यूनिवर्स में प्रेजेंट होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या शॉर्ट में CMB कहते हैं। आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन की इसी डिस्कवरी ने उन्हें 1978 की नोबेल प्राइज दिलवाई थी। अब तक ये बात साफ हो चुकी थी कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और अतीत में एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ इसका जन्म हुआ था। इस मोमेंट को हमने द बिग बैंग का नाम दिया, और अब सवाल था कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्रेंड्स, जिस चीज का जन्म होता है कभी ना कभी उसका एंड भी तो होता है, और यूनिवर्स के बिगिनिंग की भविष्यवाणी फ्रीडमैन इक्वेशन ने की थी, तो शायद इसका अंत कैसे होगा ये भी वो बता सके। फ्रीडमैन ने जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स वाला मॉडल दिया था वो एक्चुअली 3 डिफरेंट मॉडल है, और तीनों फ्रीडमैन इक्वेशन को मानते हैं। पहले मॉडल में बिग बैंग के बाद हमारा यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा, और यही एक्सपेंशन अंत में सभी चीजों को नष्ट कर देगा। डार्क एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती जाएगी कि फ्यूचर में एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बहुत वीक लगने लगेगी, और सभी चीजों को एक ब्लैक होल निगल लेगा। चारों तरफ खालीपन होगा वैसी स्थिति में, और ब्रह्मांड वापस से हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। यही है फ्रेंड्स द बिग रिप। दूसरे मॉडल में ब्रह्मांड एक्सपैंड तो करेगा, बट पहले मॉडल के विपरीत यहाँ ग्रेविटी भी और स्ट्रांग होती चली जाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक्सपेंशन धीमी होती जाएगी और अंत में आकर रुक जाएगी। बट फाइनली इन द एंड डार्क एनर्जी और ग्रेविटी की इस रेस को ग्रेविटी जीत जाएगी, और इसी के साथ यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, और यूनिवर्स के इस डेडली फेट को द बिग क्रंच का नाम दिया गया है। बट फ्रेंड्स, आप डरना मत, हमारे यूनिवर्स के साथ ऐसा नहीं होगा। इनमें से तीसरी पॉसिबिलिटी सबसे बेस्ट है, जिसमें ग्रेविटी और डार्क एनर्जी दोनों ही इस रेस को नहीं जीतते और एक टाई हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स वापस से स्टेबल और स्टैटिक हो जाएगा, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, एरिस्टोटल सभी मानते थे हमारे यूनिवर्स के बारे में। फ्रीडमैन इक्वेशन का हर सोल्यूशन पास्ट में एक ऐसे समय का वर्णन करता है जब यूनिवर्स में सभी चीजें एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनके बीच की दूरी 0 थी। स्पेस टाइम का कर्वेचर इतना ज्यादा था कि आइंस्टाइन की इक्वेशंस भी उसका वर्णन नहीं कर पाती। अब कॉमन सेंस कहता है रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी दो ऑब्जेक्ट स्पेस में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो फिर पास्ट में ऐसा क्यों हुआ? बहुत से लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि टाइम का भी कहीं और स्टार्ट हुआ था। काफी समय तक लोगों ने बिग बैंग थियरी का विरोध किया, और आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं। बिग बैंग थियरी हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन की एक कहानी है, जिसका तो अभी बस एक स्टार्ट हुआ है। ये मॉडल बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाता, बट होपफुली भविष्य में हम एक ऐसी थियरी खोज लेंगे या इसी थियरी की सभी कड़ियां जोड़ देंगे और हमारी यूनिवर्स की एक डीप अंडरस्टैंडिंग को पूरा कर सकें।